नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। मैं हमारे दर्शकों से एक बहुत विनम्र निवेदन करूंगा कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, ये मास्क जरूर पहनें। मास्क पहनो इंडिया हैशटैग जो है, ये हमारी मुहिम है न्यूज़ 18 इंडिया पर। देश में जिस तरह से कोरोना का खतरा और कहर फैल रहा है, हम सबको ज़रूरत है कि अपनी जिम्मेदारी दिखाएं, इस मास्क को ज़रूर पहने। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज का ये अखाड़ा का ब्रॉडकास्ट घर से कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे ऑफिस के अंदर भी हमने कोविड प्रोटोकॉल्स इतने स्ट्रिक्ट कर दिए हैं कि अगर आप किसी कोरोना व्यक्ति के साथ आप कांटेक्ट ट्रेसिंग में भी आते हैं तो आपको घर से काम करना है, जब तक कि आपका टेस्ट नेगेटिव ना हो। भले ही आपको कोविड हो चुका हो, आपके पास एंटीबॉडीज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। जरा सी लापरवाही हुई और ये कहर फैलता जाएगा, ये वायरस फैलता जाएगा। आइए आप बात करते हैं कहाँ कहाँ पर ये कहर फैल रहा है। स्टेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की बात करते हैं, जहाँ राजस्थान सरकार का कहना है कि हमारे पास अब सिर्फ 1 दिन का वैक्सीन रह गया है। सेंटर का कहना है कि हमने आपको 1,07,00,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन दे दिए हैं, लेकिन और आपकी वेस्टेज रेशियो 9% है। जबकि राजस्थान सरकार कहती है नहीं, हमने 1 करोड़ से ज्यादा डोजेस लगा दिए हैं, हमारी वेस्टेज का जो प्रतिशत है वो कम है, वो 4% के अंदर कद है, लेकिन आप जानबूझकर हमें वैक्सीन नहीं दे रहे हैं। इस तरह की जो बातें हो रही हैं, इस पर ये एक नुक्ताचीनी चल रही है। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट्स हैं जिनको आपस में अगर देखा जाए तो कम से कम 3,30,00,000 तक की डोसेस सिर्फ इन 3 देशों को तीन स्टेट्स को दी जा चुकी हैं, प्रदेशों को दी जा चुकी हैं सेंटर द्वारा, क्योंकि यहां पर कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा था और क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स भी यहां पर थे। चलिए लाइव पर चलते हैं। हमारे साथ भवानी सिंह जुड़ रहे हैं, अभिषेक पांडे मुंबई से जुड़ रहे हैं, जावेद मंसूरी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर कोरोना का कहर ज्यादा फैल रहा है, लेकिन पहले जयपुर में भवानी सिंह से बात करते हैं। ये जो सेंटर और स्टेट के बीच में ठनी है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या राजस्थान खुद टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट कर रहा है? कोविड सर्च का वैक्सीनेशन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। देखिए, राजस्थान में आप देखिए कि पॉजिटिविटी रेट आनंद उदयपुर के अंदर 30% पहुंच गई। आप अंदाज़ा लगाइए कि 30% का मतलब क्या हुआ पॉजिटिविटी रेट जी। और हालात इतनी ख़राब है कि आज 10 दिन के लिए सारे धर्म स्थल उदयपुर के अंदर बंद कर दिए गए, क्योंकि संक्रमण ज़्यादा बढ़ रहा। 3 ऐसे शहर हैं जो उदयपुर, कोटा, जयपुर, जहां पर संक्रमण की दर बहुत ज़्यादा है। और सोशल आप देखिए कि बाज़ारों के अंदर सरकार कई सारे ऑर्डर इशू कर रखे हैं, गाइडलाइन कई सारी है, लेकिन फॉलो नहीं हो रही है। अभी तक जो ट्रैकिंग है उस तरीके से नहीं हो पा रही है। अभी तक सरकार ने कोई ख़ास ऐसे इंतज़ाम नहीं किए जिससे कि संक्रमण को रोका जा सके। काफ़ी सारे ऑर्डर जारी किए। दूसरी तस्वीर देखिए कि वैक्सीनेशन ज़रूर हो रहा है। अभी भी हम वैक्सीनेशन सेंटर पर खड़े हैं, वैक्सीनेशन यहाँ चल रहा है। राजस्थान सरकार लगातार कहती आई है कि उनको वैक्सीन कम मिल रही है, जबकि 1,08,00,000 सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र और राजस्थान 2 स्टेट हैं जिनको सबसे ज़्यादा वैक्सीन मिली है। अब मुख्यमंत्री का कहना है कि आज ही कल शाम को 4 लाख वैक्सीन डोज राजस्थान को मिली है। वो कह रहे हैं 4 लाख से कुछ नहीं हो सकता, राजस्थान की क्षमता पर डे 5,80,000 वैक्सीनेशन की है, तो उन्हें कम से कम 30 लाख वैक्सीन की दी जाए, डोजेस दी जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि आपको पहले ज़्यादा डोजेस दी गई, उसमें वेस्ट ज़्यादा किया, 9% वेस्ट किया, जो बहुत ज़्यादा है। राजस्थान सरकार की सफाई है कि 4.5% वेस्टेज हुआ और 10% अपर लिमिट है वेस्टेज की। अगर नुकसान होता वेस्ट, भवानी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जहां तक मुझे आंकड़े याद हैं, और ये फ्राइडे सैटरडे के आंकड़े हैं जहां जो मुझे याद हैं, राजस्थान ने अब तक अपने 70 से ज़्यादा जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वो 70% ही उनको उन्होंने वैक्सीन लगाई है। हेल्थ केयर वर्कर्स का भी रेशियो जो है वो 70% के आसपास है। सीनियर सिटीजन्स को अगर देखें तो राजस्थान भी कम से कम 40 या 45% ही हुआ है। तो अगर जब शुरुआत में जो वैक्सीन लगनी थी वो तो 60 साल के ऊपर और 45 प्लस के ऊपर जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी और फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स को लगनी थी, तो इन्होंने वैक्सीन लगाई किसको है? अगर ये जो क्रिटिकल एरियाज, क्रिटिकल ग्रुप्स थे, वहां पर अभी तक आप 100% और कई जगह तो 50% भी अचीव नहीं कर पाए हैं, तो फिर आपने वैक्सीन लगाई किसको है? और तालमेल की कमी है।
लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए आनंद, वैक्सीन लगाना अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी सरकार की जो जिम्मेदारी है वो ये संक्रमण रोकना। जिस तेजी से राजस्थान के अंदर फैल रहा और जो स्टेप सरकार को उठाए जाने चाहिए थे, लग रहा है कि वो स्टेप अभी इतने कारगर नहीं हुए हैं। तो ये बड़ी बात है। तो जाहिर तौर पर ये अभी तक दोनों के बीच में जो तनाव है वो लगातार दोनों तरफ से हॉट टॉक चल रही है। जी, ये 30% जो पॉजिटिविटी रेट है, इसका वैक्सीनेशन से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, सारे स्टेट्स में वैक्सीनेशन का रेट एक तरफ है और पॉजिटिविटी रेट दूसरी तरफ है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, ये 3 T's जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस पर फोकस, जो अब जैसे ही इससे नजर हटी, कोरोना के खतरा बढ़ा और कोरोना की रेट बढ़ी। ये आप हर स्टेट में देख सकते हैं। महाराष्ट्र की बात लीजिए, अब महाराष्ट्र तो वहां पर इस बात का डर है कि कहीं फिर से पुनः लॉकडाउन ना हो जाए। चिंतन चल रहा है कोर ग्रुप के बीच में। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जो है मुख्यमंत्री, वो अब कई सारे जो व्यापारी हैं, व्यापारी ग्रुप्स हैं, उनसे बात करने वाले हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का समीकरण हो रहा है, समीक्षा हो रही है। कई बार यही बातें हो रही हैं कि आप स्कूल को बंद कर देते हैं, ऑफिसों को बंद कर देते हैं, लोगों को कहते हैं घर से काम करो, लेकिन जो पब्लिक प्लेसेस खुले हैं, जहां पर आपको सख्ती होनी चाहिए, जो ट्रैकिंग टेस्टिंग का काम आपको करना चाहिए था एग्रेसिवली, उस पर आपने क्या लापरवाही बरती है, ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे भी लॉकडाउन को लगाने के पक्ष में हैं और कहीं ना कहीं ये इशारे आ रहे हैं हमारे पास कि पिछले 24 घंटों में जिस तरह से केसेस की रफ्तार बढ़ी है, कम से कम 63,294 केसेस हैं, तो 63,300 के करीब केसेस पिछले 24 घंटों में आ चुके हैं। तो लग रहा है कहीं 14 अप्रैल के बाद से महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन की परिस्थिति ना आ जाए। अभिषेक पांडे हमारे साथ हैं। अभिषेक, आवाज आ रही है? अभिषेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आनंद, आ रही है। जिस तरीके, चलिए इससे पहले कि हम अभिषेक पांडे से राब्ता करें, अभिषेक अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, बताइए कि महाराष्ट्र में क्या सीन है, क्या लॉकडाउन लग रहा है और क्या महाराष्ट्र एज ए स्टेट लॉकडाउन अफोर्ड कर सकता है? अगर फिर से लॉकडाउन लगता है तो यानी गलती, जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है, क्योंकि वो कोविड सर्ज को नहीं रोक पाए हैं। बिल्कुल आनंद, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगना लगभग तय हो चुका है। ये बड़ी खबर है क्योंकि महाराष्ट्र में अब सीधे तौर पर जो इनकी टास्क फोर्स थी, जो इनके स्पेशलिस्ट कोर ग्रुप थे, उन सब ने रिकमेंड कर दिया है कि कम से कम 14 दिन का लॉकडाउन लगना जरूरी है अगर कोरोना की चेन तोड़नी है। तो हो सकता है कि 14 तारीख के बाद से उसको लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि आज एक मीटिंग चल रही है इस समय जो कि सब कमेटी की बैठक है। उसके बाद सीएम कुछ देर में हो सकता है कि जो महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार है उसके समन्वय समिति के जो मंत्री हैं उनके साथ बैठक करेंगे। रात में फिर एक टास्क फोर्स की बैठक होगी और उसके बाद इन सारी रिपोर्ट पर कैबिनेट में चर्चा होने के बाद हो सकता है 14 के बाद महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा दिया जाए। हालांकि महाराष्ट्र सरकार लगातार कह रही है, बीजेपी ने दबाव बनाया है कि अगर आप लॉकडाउन लगा रहे हैं तो उन लोगों को राहत दीजिए जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग हैं। आखिर आपके कमियों का खामियाजा उन लोगों को क्यों भुगतना पड़े जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं और रोज कमाते और खाते हैं। तो इसलिए महाराष्ट्र सरकार की कोशिश है कि उनको किसी भी तरीके का राहत पैकेज दिया जाए, उसको लेकर मंथन शुरू है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है अभी की ऑक्सीजन की कमी महाराष्ट्र में आ रही है। रेमडेसिविर की कमी महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से है और उसके साथ साथ वैक्सीन को लेकर सियासत है। अब ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारियों को कहा है कि दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन मंगाने के लिए प्रपोजल भेज दे और 2-3 दिनों में उसकी सप्लाई शुरू हो जाए। इसको एक बात बताइए अभिषेक, मुंबई को सबसे ज्यादा झटका लगा था पहले वेव में। मुंबई को और महाराष्ट्र को पहले वेव में भी बहुत ज्यादा झटका, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी महाराष्ट्र के निवासियों को। तो क्या किस तरह की तैयारी है कि आपको दूसरे शहरों से, दूसरे स्टेट से अभी ऑक्सीजन मंगाना पड़ रहा है? तो क्यों आपने क्या अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी बिल्ड नहीं की? अभी फिर कल ऐसा ऐलान हुआ कि 600 बेड और क्रिएट किए जाएंगे, आईसीयू यूनिट्स और क्रिएट किए जाएंगे।
क्या कहीं ना कहीं ये लैक्सिटी है तैयारी की, प्रिपेयर्डनेस की? ऐसा क्यों है कि मुंबई जैसी महानगरी में आपको बेड्स नहीं मिल रहे हैं, आपकी तैयारी ढीली है, आप कह रहे हैं आपके पास वेंटिलेटर्स नहीं है? तो पिछले 1 साल जब देश तैयारी कर रहा था तो आप क्या कर रहे थे? ये सवाल पूछना क्या गलत है? और दूसरा, क्या टेस्टिंग की रेशियो ज्यादा है? टेस्टिंग को एग्रेसिव किया है कि नहीं महाराष्ट्र सरकार ने? देखिए आनंद, टेस्टिंग का रेशियो बिल्कुल अग्रेसिव है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में टेस्टिंग आरटीपीसीआर की अग्रेसिवली टेस्टिंग हो रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो दूसरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के केंद्र सरकार ने भी सवाल खड़े किए हैं। केंद्र सरकार की टीम अभी कल तक जो महाराष्ट्र में थी अलग अलग हिस्सों में, उन्होंने माना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कमजोरी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं है, मैन पावर नहीं है, मैन पावर की कमी है, उसको तुरंत बढ़ाए जाने की जरूरत है। हालांकि राज्य सरकार को ये सोचना चाहिए था कि, क्योंकि अगर आनंद आप देखेंगे तो पूरे देश में सबसे ज्यादा कोरोना का जो पहला ब्रेकआउट हुआ था वो दूसरी बार में विदर्भ इलाके में हुआ था, अमरावती, अकोला, नागपुर और इन सारी जगहों पर। उस समय में मुंबई और आसपास के इलाके कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी तैयारी नहीं की गई, जबकि ये जानते हुए कि कोरोना का स्प्रेड जिस तरीके से बढ़ता है उसका नजारा महाराष्ट्र इसके पहले देख चुका है, उसके बाद भी तैयारी नहीं की जाती है। आज स्थिति यह है कि मुंबई के भीतर 1100 बेड अब नए बनाने जाने को लेकर के अगले 1 हफ्ते के भीतर बीएमसी की तरफ से कहा जाता है। आप ये सोचिए ना कि अगर प्रदेश ने क्या ये नहीं सोचा कि जितने भी प्रवासी दूसरे स्टेट से जो मजदूर हैं जो वापस महाराष्ट्र और मुंबई और बाकी शहरों में आए थे, वो आज फिर लाइनें लगाकर खड़े हुए हैं, फिर उनको डर है कि वहीं लॉकडाउन हो गए तो हम कहां जाएंगे, फिर वापस निकलने को तैयार हो गए हैं। आपने क्या उनके बारे में सोचा है? गरीब के बारे में सोच रहे हैं प्रदेश की सरकारें कि किस तरह से उनको ट्रैकिंग टेस्टिंग करना चाहिए? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नजर हटा दी इस बात से कि कैसे प्रोटोकॉल्स को एनफोर्स करना जरूरी है? क्योंकि अगर इस जगह लापरवाही हुई और जिस तरह से यह सर्ज हुआ है बहुत डेंजरस है। दिल्ली की बात लीजिए, 10,000 से ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटे में आए हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खास बैठक बुलाई। अभी खबर आ रही है, दिल्ली की ओर रुख करते हैं, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ अहम महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं। इस बैठक के बाद कुछ कई सारे डिसीजंस हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा है अधिकारियों को कि अस्पताल में बेड बढ़ाने का निर्देश किया जाए और साथ ही कुछ सरकारी और निजी अस्पतालों को फिर से कोविड अस्पताल तब्दील करने की बात ये कही है ताकि कोविड मरीजों को दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात है कि टेस्टिंग के रेशियो और टेस्टिंग के सैंपल कलेक्शंस। जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं। जावेद, कहीं ना कहीं ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि 24 घंटे में टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाएं और कहीं ना कहीं टेस्टिंग लैब्स को रोकना नहीं चाहिए सैंपल कलेक्शन। खबरें ये आ रही हैं कि दिल्ली में कई सारी टेस्टिंग लैब्स ने सैंपल कलेक्शन ही बंद कर दिया है। देखिए, कल के जो आनंद आंकड़े आए हैं, कल 1,14,000 टेस्ट हुए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। कोरोना से अब तक इतना बड़ी संख्या में टेस्टिंग नहीं हुई है। सरकार ने अभी मीटिंग की है, अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ ये तय किया गया है कि बेड्स बढ़ाए जाएंगे और कुछ निजी और सरकारी अस्पताल फुल्ली डेडिकेटेड किए जाएंगे। एक तरफ सरकार अपनी तरफ से जो उसी दौर में जा रही है जो 1 साल पहले तैयारियां की गई थी, तो वही वैक्सीनेशन की भी जो ड्राइव है वो लगातार चल रही है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। नई दिल्ली इलाके के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर हम मौजूद हैं। ऑब्जर्वेशन रूम में है वो लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हैं। वैक्सीन इन्होंने लगवाई है। देखिए, कोरोना अभी पीक पर चल रहा है और ऐसे में इन लोगों का यहाँ पहुंचना ये अपने आप में बड़ी बात है। इनसे समझते हैं, बताइए कि जो कोरोना फिर से पीक पे आ गया है, तो अब वैक्सीन लगवाने के बाद डर निकलेगा? हाँ, डर तो है, लेकिन फिर भी थोड़ी राहत तो मिलेगी। अच्छा, हाँ। देखिए जावेद, मैं फिर आपकी ओर रुख करता हूं। वैक्सीनेशन और कोविड सर्च पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वहां बंगाल में चुनाव भी है। चुनाव का अगले चरण से पहले गृह मंत्री अमित शाह कालिम्पोंग में अब रोड शो कर रहे हैं। उत्तर बंगाल अब बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है बीजेपी के लिए। अपना ग्राउंड मेकअप करने के लिए मिशन 200 पार, ये अमित शाह का ही लक्ष्य है, लेकिन 150 तो चाहिए होंगे बीजेपी को अगर सरकार बनानी है, मेजॉरिटी में आना है और वहां पर दावा ठोकना है नवान्ना में अपनी सरकार बनाने का, सेक्रेटेरिएट, बंगाल की सेक्रेटेरिएट में अपना वर्चस्व जमाने का और ममता बनर्जी को हराने का। अमिताभ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, ये दृश्य हमारे साथ आ रहे हैं। अमिताभ सिन्हा, अमित शाह वहां कालिम्पोंग में लाइव रोड शो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी को काफी सारा ट्रैक्शन मिल रहा है, 200 पार तो आराम से लग रहा है। लेकिन एक और समस्या है, कई जगह सवाल ये उठ रहे हैं कि रोड शोज जिस तरह से हो रहे हैं, क्या वहां कोविड प्रोटोकॉल को ब्रेक किया जा रहा है? बीजेपी के संजीव बलियान, जो कि वहां बीजेपी बंगाल में काफी दिनों से हैं, उनको अब कोविड हो चुका है।
आनंद, यहाँ बहुत बीजेपी का रोड शो, अमित शाह के रोड शो है, चाहे बीजेपी के तमाम नेताओं के रोड शो हैं, तमाम स्टार प्रचारक जो कूद चुके हैं मैदान में, और खुद अमित शाह कालिम्पोंग जैसे इलाके में अमित शाह खुद रोड शो कर रहे हैं, जहां माना जाता है कि पहले कोई सांसद को देखना नसीब नहीं होता था, वहां गृह मंत्री और बीजेपी के शीर्ष नेता खुद पहुंच रहे हैं। और ये थोड़ी सी मैं आपको भीड़ दिखाना चाहूंगा, कितनी लंबी कतार है। पहाड़ की गलियां वैसे भी सड़कें पतली होती हैं, संकरी होती है, लेकिन इन गलियों में भी बीजेपी और उनके सहयोगी के झंडे यहाँ पर दिख रहे हैं। और मैं आपको एक छोटी मैं बात करवाता हूँ आनंद, एक छोटी सी, हमारे साथ है सांसद जो दार्जिलिंग के सांसद हैं और एकमात्र गोरखा सांसद जो बीजेपी के जा सकते हैं, राजू भाई, इतनी भीड़ क्यों लगता है बीजेपी के पक्ष में वहां बह रही है? देखिए, पहाड़ की जनता ममता दीदी के अन्याय और अत्याचार से त्रस्त है। ये वही ममता दीदी की टीएमसी सरकार है जिसने 2017 में 13 गोरखा भाइयों बहनों को बीच सड़क में मार डाला था। गोरखा मर जाएगा लेकिन टीएमसी को वोट नहीं करेगा, वो मोदी जी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता को लेकर के जो संकल्प किया है कि हम इस क्षेत्र के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान करेंगे और गोरखाओं के जो 11 जाति छूटे हुए एसटी में उनको एसटी का दर्जा दिलाएंगे। पूरा गोरखा समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वैसे भी गोरखा देशभक्त समाज है और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक नेचुरल अलायंस भी है और पूरी तरह पहाड़ जो है मोदी जी के साथ है। और कोविड के संकट के समय में भी मोदी जी ने जिस तरह से घर घर तक चावल और दाल पहुंचाने का काम किया, हमारी जनता इसको कभी नहीं भूल सकती और गोरखा जो है कभी टीएमसी का हो ही नहीं सकता। धन्यवाद भाई। तो ये आनंद, ये आपने देखा किस तरह से अमिताभ जी राजू बिश बयान कर रहे हैं कि पहाड़ की जनता को कितना फायदा हुआ है यहाँ के आने से। बताइए, बीजेपी के वायदे भी बहुत सारे हैं इनके भविष्य को लेकर तो लेकिन अमिताभ जी साहब, आप भी स्वस्थ रहें, आप भी सेफ रहें। ये जन उन्माद तो अच्छा है, एक सैलाब जो निकल के आ रहा है वो भी अच्छा है, लेकिन क्या ये लोग मास्क पहन रहे हैं? क्या वहां पर कोविड का खतरा नहीं है? क्या कालिम्पोंग में कोविड ही नहीं है? क्या बंगाल में कोविड ही नहीं है? इस तरह से पब्लिक रैलीज में क्या कहीं ना कहीं चुनाव आयुक्त की भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि लोगों को एक तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ये हिदायत दे कि जब तक कोई मास्क नहीं पहनेगा, जब तक सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, तो रैलीज में भी लोगों के जमावड़े को रोकना जरूरी है। और ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, क्या उनकी भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप सबसे ये कहें कि मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी जरूर रखें? क्या कुछ ही लीडर्स ऐसा करें ये जरूरी है? सबसे बड़ा खतरा इस पैंडेमिक का है, इसके फैलने का है। दुश्मन को भी ये बीमारी ना लगे, ऐसा लोग कहते हैं जिनको ये इससे गुजरना पड़ा है। और अगर भारत का देखें, दुनिया भर में से जितने भी देश हैं, सबसे ज्यादा सड़क से अगर केसेस बढ़े हैं वो भारत में बढ़े हैं। सोचने की बात है, जिम्मेदारी की बात है, हमारे आपके स्वास्थ्य की बात है। और सबसे बड़ी बात कि भारत एक और लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकता। हम अपने सारे व्यापार को ठप होते हुए नहीं देख सकते, स्कूलों को बंद होते हुए नहीं देख सकते। इसलिए मास्क जरूर पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए। और है 4 चरणों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वें चरण से पहले ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज अपनी सबसे पहली रैली जो बर्धमान में थी, वहां पर उन्होंने जमकर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने तो यह भी कह दिया कि पहले 4 चरणों में ही बीजेपी ने इतने चौके और छक्के मारे हैं कि 100 का आंकड़ा ऑलरेडी पार हो चुका है और आने वाले चरणों में तृणमूल कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। बंगाल से ममता बनर्जी की हार नंदीग्राम में पक्की है। नंदीग्राम में ममता दीदी क्लीन बोल्ड हो चुकी हैं। नंदीग्राम में बंगाल के लोगों ने दीदी को क्लीन बोल्ड कर दिया, यानी बंगाल में दीदी की पारी समाप्त हो चुकी है। दूसरा, बंगाल के लोगों ने दीदी का बहुत बड़ा प्लान फेल कर दिया। बंगाल की जो जनता है बहुत समझदार है। यहां के लोग बहुत ही दूरदृष्टा हैं। दीदी तैयारी करके बैठी थी कि पार्टी की कप्तानी भाईपो को सौंपेगी, लेकिन दीदी का ये खेला भी जनता ने समय रहते समझ लिया और इसलिए दीदी का सारा खेला धरा का धरा रह गया। और तीसरा,
दीदी की पूरी टीम को ही बंगाल के लोगों ने मैदान से बाहर जाने का कह दिया है। अब दीदी बंगाल के लोगों से जरा गुस्सा तो होगी ही। भाई और बहनों, दीदी को यह भी मालूम है कि एक बार यहां से कांग्रेस गई, कभी वापस नहीं आई। वाम वाले गए, लेफ्ट वाले गए, वापस नहीं आए। दीदी आप भी एक बार गई, कभी वापस नहीं। चंद्रमोहन हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं नौदिया से, जहां प्रधानमंत्री की अगली रैली होनी है। वहां पर ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है चंद्रमोहन? क्योंकि बीजेपी के लिए ये 2 चरण हैं, 5वां और 6ठा चरण बहुत क्रिटिकल हैं। अगर वो 150 का आंकड़ा पार कर मेजॉरिटी सिचुएशन में आना चाहते हैं, अगर अमित शाह के पहले 4 चरणों के क्लेम्स को अगर माने, प्रधानमंत्री के क्लेम्स को माने, तो अगले 2 चरण बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए वही वजह है कि ये 5वें चरण में चुनाव प्रचार जो है वो जोरों पर है और तस्वीरों में भी आप तौर पर देख सकते हैं सामने ये जो नादिया जिले का कल्याणी ग्राउंड है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं अभी चुनाव प्रचार के लिए। और यहाँ पर 17 तारीख को 5वें चरण का चुनाव है, इसमें 8 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उसी को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में भी आप पीछे जो ग्राउंड है ये भरा हुआ है, जहां तक नजर जा रही है जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो इस ग्राउंड में मौजूद है, लोग मौजूद हैं और यहाँ पर खड़ा होने तक की जगह नहीं है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी बंगाल में अपना परचम लहराने के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर कर रही है और जी मिशन 200 पार उनका लक्ष्य है। और धीरे धीरे जैसे जैसे चरणों में मतदान होता जा रहा है, बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना अटैक बनाए रखा और उन्होंने दलितों के अपमान के विषय को भी छेड़ दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने अनुसूचित जाति का अपमान किया है। उनके मुताबिक दीदी ने दलितों का अपमान कर बहुत बड़ी भूल की है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि बंगाल का कोई बच्चा इस बात को नहीं भूलेगा और बंगाल इस अपमान का बदला जरूर लेगा। तो खुद को रॉयल बंगाल टाइगर बोलती है ना। शेड्यूल कास्ट के मेरे भाई और बहनों के खिलाफ ऐसा गणित बयान बिना दीदी की मर्जी के कोई नहीं दे सकता। आप मुझे बताइए, क्या दीदी की मर्जी के बिना टीएमसी का कोई भी नेता ऐसा बयान दे सकता है क्या? दे सकता है क्या? और देखिए, इतना बड़ा गंभीर बयान आ गया, हमारे दलित समाज को, अनुसूचित जाति के लोगों को भिखारी तक कह दिया। लेकिन अभी तक दीदी ने उसका इनकार नहीं किया, विरोध नहीं किया, क्षमा नहीं मांगी। इतना ही नहीं, ये जितने लोग कभी न कभी उनके साथ रहते हैं, हिंदुस्तान की कोई भी दल जो कभी दीदी के पक्ष में खड़ा हो जाता है, वे भी कांग्रेस समेत कोई टीएमसी के दलितों के अपमान करने वाले इस वाक्य के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले हैं। दीदी दलितों का अपमान करके, अनुसूचित जाति के लोगों का अपमान करके, शेड्यूल कास्ट के लोगों का अपमान करके आपने अच्छा नहीं किया है, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असौल परिवर्तन की भी बात की। उन्होंने कहा कि बंगाल को तोलाबाजी से मुक्ति चाहिए, बंगाल को अहंकार से मुक्ति चाहिए और बंगाल को कुशासन से मुक्ति चाहिए, तभी
असल परिवर्तन होगा। आपका यह अहंकार अब बंगाल बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके तोलाबाजों, आपके सिंडिकेट, आपके कटमनी सिस्टम को अब बंगाल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसलिए बंगाल आज सोनार बांग्ला के संकल्प के साथ है। बंगाल को अब नहीं चाहिए दीदी का कुशासन, नहीं चाहिए। बंगाल को चाहिए आशोल परिवर्तन, आशोल परिवर्तन। बांग्ला चाइना तृणमूलेर दुशासन, बांग्ला चाइना दीदी भाईपोर हिंसार खेला। बांग्ला चाय आशोल परिवर्तन, बांग्ला चाय विकास, बांग्ला चाय शिक्षा, शिल्प, कर्म संस्थान, बांग्ला चाय नारी सुरक्षा, बांग्ला चाय कृषक सम्मान, बांग्ला चाय भय मुक्त परिवेश, बांग्ला चाय विकास, बांग्ला चाय विश्वास, बांग्ला चाय बीजेपी सरकार। और अब बंगाल से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है और वो भी सीआईएसएफ के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। सीआईएसएफ ने ममता बनर्जी के बयानों पर सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी ने इसे नरसंहार कहा था, कूच बिहार में जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, जबकि सीआईएसएफ का कहना है कि अगर आप लोकल इलेक्शन कमीशन के पुलिस ऑब्जर्वर की बात करें या लोकल पुलिस की बात करें, उन्होंने साफ कहा कि सीआईएसएफ की तरफ से जो फायरिंग हुई थी वो सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा पर हुई थी। वो पॉलिटिकली इन एलिगेशंस को नहीं देखना चाहते, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। सीआईएसएफ ने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की थी क्योंकि वहां मामला बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। कहीं ना कहीं ये भी आरोप लग रहा है कि ममता बनर्जी ने ही वहां की जनता को उकसाया, कहा कि सेंट्रल फोर्सेस को घेरा जाए। अरुणिमा हमारे साथ जुड़ रही है डिटेल्स के साथ। अरुणिमा, आपकी किससे बात हुई? क्योंकि सीआईएसएफ ने इस बात का खंडन किया है जहां पर इसे नरसंहार यानी जेनोसाइड कहा जा रहा है कूच बिहार में जो कहा। देखिए, मैंने डायरेक्टर जनरल जो सीआईएसएफ के हैं सुबोध जायसवाल, उनसे पूछा कि वो क्या कहना चाहते हैं ममता बनर्जी के कमेंट्स के बारे में। तो जो सुबोध जायसवाल ने कहा कि क्योंकि ये पॉलिटिकल कमेंट्स है इसलिए ही वुड नॉट वांट टू कमेंट। वो इस पर कोई कमेंट्री नहीं करना चाहते हैं। एक अफसर के लिए, एक ब्यूरोक्रेट के लिए किसी पॉलिटिकल लीडर की इलेक्शन कैंपेन में कहे गए बातों का खंडन करना शोभा नहीं देता। लेकिन अगर टॉप ऑफिसर्स जो सीआईएसएफ के हैं उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने 2-3 पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल दिया ममता बनर्जी का। पहला, उन्होंने कहा कि वो जेनोसाइड कैसे कह सकती हैं। ममता बनर्जी ने कहा था कि गोली सीधे सीने पे लगी है। तो सीआईएसएफ के अफसरों का कहना है कि यस, एसओपी ये कहती है कि घुटने के नीचे मारें, बट जब क्राउड कंट्रोल सिचुएशन होता है तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट कई बार होता है कि गोली जब आपकी तरफ आ रही है उससे बचने के लिए आप बैठ जाएं। जब आप बैठने की स्थिति में होते हैं तो चाहे एम किया गया हो घुटने के नीचे, गोली आपके सीने में फिर भी लग सकती है। तो ये उनका पहला काउंटर है। दूसरा, उनका कहना है कि 2 बार हवा में फायरिंग की गई थी। अगर सीआईएसएफ जेनोसाइड के मूड में होती तो हवा में फायरिंग क्यों करती? उनका कहना है कि वो मजबूर हो गए थे क्योंकि जो पोलिंग ड्यूटी पे आशा वर्कर्स, होमगार्ड थे, उनको लहूलुहान कर दिया था क्राउड ने, इसलिए। अरुणिमा, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए। नोदिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल जन